तो चलिए अब हम कर्म सिद्धांत जानते हैं कि पत्री सर के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कर्म के ऊपर वो क्या है। यस शिल्पी दी, सभी लोग उत्सुक हैं, ओवर टू यू। सभी मास्टर को मेरा नमस्ते, पत्री सर को मेरा नमन। मास्टर्स, ये जो बुक है कर्म सिद्धांत, ये आपको दिखाई दे रही होगी, आई थिंक उल्टी दिखाई दे रही है मैम। ओके, ये जो कर्म सिद्धांत बुक है ये पत्री सर की लिखी हुई है। और इस बुक को मैंने इसलिए चूज किया कि कर्म को लेकर के हम सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में बोला जाता है कि कर्म ही सब कुछ है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, आप इस जन्म मरण के चक्कर को छोड़ नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो बहुत सारे डेली बेसिस के क्वेश्चन होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। इस बुक में पत्री सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है कि हाँ, कर्म चक्र शुरू क्यों हुआ, हम कर्म चक्र के बंदी कैसे बने, हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, हमें कर्मों में आने की क्या जरूरत थी, एक सोल ने ये प्लान क्यों किया कि वो अर्थ पे बर्थ ले और कर्म के चक्कर में या सिद्धांत को उसके ऊपर लागू किया जाए और वो जन्म मरण के चक्रों में आए। तो आखिरकार इन सब की जरूरत क्या है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो हम सबके माइंड में डेली आते हैं। तो वो पत्री सर ने इस बुक में बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में शेयर किया हुआ है। तो ये बुक बहुत डीप है, इसके हर एक शब्द में बहुत डीप नॉलेज है, जिसको अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए जाएंगे तो आपको 2 दिन आराम से चाहिए। मैंने इस बुक को जिस तरह से समझा है उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में आप लोगों के साथ कुछ इसका एसेंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। नीता मैम, मुझे अलाउ कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग के लिए। यस यस शिल्पी। ओके मैम, ओके। यस मैम, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ हो रही है। ओके। तो मास्टर्स, आज का जो टॉपिक है वो है कर्म सिद्धांत। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना कि ये सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी रहे हैं और किस तरह से हम नेक्स्ट बर्थ प्लान करते हैं और हम किस तरह से अपने पास्ट में जो कर्मास करके आए थे वो सारी चीजें इसी से डिसाइड होती हैं। तो हर एक पर्सन के लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कर्म सिद्धांत होता क्या है। बेसिकली कर्मा जो एक सिंगल वर्ड है वो एक्शन से रिलेटेड होता है, लेकिन जब उस एक्शन को आप डिटेल में समझते हो, एक लॉ के रूप में समझते हो, तब वो सिद्धांत हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को शो हो रही है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज कर्मा। कर्मा क्या होता है, क्या हम जो सिर्फ एक्शन करते हैं वो ही कर्मा होता है या कर्मा इससे और भी ज्यादा है। हाउ डिड द साइकिल ऑफ कर्मा स्टार्ट, ये कर्मा का साइकिल जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, और स्पिरिचुअल लॉज क्या होते हैं। ये जो कर्मा है ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। तो क्या सिर्फ कर्मा ही एक स्पिरिचुअल लॉ है या इसके अलावा भी और लॉज होते हैं, इसकी क्या जरूरत है अर्थ पे कर्मा को आने की या हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व होने की। इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे टाइप्स एंड मेच्योरिटी लेवल ऑफ सोल्स, यानी कि सोल्स के कितने टाइप होते हैं और उसका मेच्योरिटी का लेवल क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ कर्मा। कर्मा सिर्फ एक्शन ही नहीं है, कर्मा क्या होता है, कर्मा के भी प्रकार होते हैं, किस किस तरह के कर्मा होते हैं, वो हमें इस सेशन में हमें डिटेल में जानने को मिलेगा। डेस्टिनी एंड फ्री विल, डेस्टिनी क्या होती है, फ्री विल क्या होती है। क्या, जैसा सब बोलते हैं कि जो हमारे कर्म में लिख गया है, जो हमारे भाग्य में लिख दिया है, सॉरी, वो ही होना है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हर चीज को हम भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं, क्या हम, या फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। हाउ कैन वी बैलेंस कर्मा, हम कर्मा को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हर पल हम सोच के
फील करके, बोल के, किसी भी तरीके से हम कर्मा कर रहे हैं, तो वो हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करोगे, आप इस साइकिल से फ्री नहीं हो सकते। तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर है फ्रेंड, कर्मा एंड अलाइनमेंट। कर्मा का और अलाइनमेंट का क्या रिलेशन है? हम सभी लोग बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कर्मा हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है, वो इसमें बताया जाएगा। तो अब पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कर्मा? कर्मा क्या है? कर्मा, जैसे हम सब जानते हैं कि ये एक संस्कृत वर्ड है। कर्मा जो वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है। तो कर्मा का मीनिंग क्या है? कर्मा इज ए एक्शन। कर्मा एक एक्शन है किन किन चीजों का, ऐसा नहीं कि जो हम सिर्फ फिजिकली करते हैं। कर्मा एक एक्शन है उन चीजों का, कंबाइंड चीजों का, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप फील करते हैं, और जो भी आप अपने मुंह से बोलते हैं, और जो आप फिजिकली करते हैं। यानी कि ये सारी चीजें कर्मा के अंदर आती हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम मन से तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, हमने किसी का गलत तो नहीं किया है, तो आप सोच तो रहे हो ना। अगर आप उसके बारे में निगेटिव थॉट भी सोच रहे हो, तो वो सोच भी आपका एक कर्मा बना रही है। और अगर आप किसी के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा फील कर रहे हो कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, तो वो भी एक तरीके का आपका कर्मा क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा महसूस करना, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा कंबाइन क्या कहा जाता है? एक्शन, और उसको हम बोलते हैं कर्मा। अब यहाँ ये जानने की बात है, क्या सिर्फ एक कर्मा ही ऐसा लॉ है जो पृथ्वी पे है, और ये किस टाइप का लॉ है? फ्रेंड, जैसे एक लॉ, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ना, वो सब पे लागू होता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, अगर आप ह्यूमन हो, आप लिविंग बीइंग हो, तो ये जो लॉ है ग्रेविटी का ही सबके ऊपर ही लागू होता है। चाहे आप लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सारी चीजों के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरीके से 6 स्पिरिचुअल लॉज हैं। लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, लॉ ऑफ कर्मा, and law of constant progression, and law of uncertainty, law of infinity। तो ये जो थर्ड नंबर का लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। अब स्पिरिचुअल लॉज क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्पिरिचुअल लॉ वो होते हैं जो हर एक इंसान के ऊपर लागू होते हैं। चाहे आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ कर्मा हर इंसान के ऊपर लागू होता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं भी रहते हो, ये हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। तो इस चीज को समझना, इसके बारे में नॉलेज लेना, ये ही कर्म सिद्धांत है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कर्मा, ये हम सभी जानते हैं कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाता है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यानी कि आप जैसा बीज बोओगे, वैसी ही फसल आपको काटने को मिलेगी। तो ये लॉ ऑफ कर्मा का रूल है कि जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में आपने बोला है किसी को, तो वर्ड्स में ही वापस आएगा। अगर आपने किसी का एक्शन करके बुरा किया है, तो वो एक्शन के फॉर्म में वापस आएगा। और अगर आपने किसी को महसूस करके, फील करके, अपने इमोशन के साथ कुछ अच्छा चाहा है या गलत चाहा है, जो भी है, वो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ये जो कर्मा है ना मास्टर्स, ये एक लूप के जैसा है। यानी कि ये गिविंग एंड रिसीविंग का है, कॉज एंड इफेक्ट का है, जो चलता ही रहेगा जब तक आप इसको बैलेंस नहीं कर लेते। हम सब इस लूप में हैं। आप अगर पॉजिटिव करते हो तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, वापस आएगा। और अगर आप कुछ भी निगेटिव करते हो अपने एक्शन से, और उस एक्शन में आपके बोलना, सोचना, महसूस करना, करना, ये चारों चीजें आ जाती हैं। अगर आप इस तरह से कुछ भी करते हैं, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, वो आपको रिटर्न में जरूर मिलता है।
आप जितना ज्यादा अच्छे से इस सिद्धांत को समझ लेंगे, आप उतनी ही ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी हेल्प कर पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शन के साथ, अपने वर्ड्स के साथ हमें बहुत अवेयर रहना है। हम क्या सोच रहे हैं, किसके लिए क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे कर्मा में आती हैं और ये हमारा कर्मा का बैलेंस बनाती हैं। ऑल इज बैलेंस्ड, यू गेट व्हाट यू गिव। ये बिल्कुल बैलेंस है, निष्पक्ष सिद्धांत है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप कुछ भी हो, ये बैलेंस है। ये कभी भी भेदभाव नहीं करता। बहुत ट्रू है ये लॉ, अपने आप में सच्चा लॉ है। इट्स अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये कर्मा का सिद्धांत ये कहता है कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है और जो कारण होता है उसका इफेक्ट भी जरूर होता है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, आप इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये तो एक लॉ है जो अपना काम करता ही करता है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, पर लेकिन ये एक लॉ है जो अपना काम करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे इस चीज को जानते हैं कि कर्मा किस तरह के होते हैं। कर्मा टू टाइप्स के इसमें बताए हुए हैं डेली बेसिस पे जो हम करते हैं। एक होता है गुड और एक होता है बैड। यानी कि हम दोनों ही तरीके कर्मा करते हैं। आप सोचते हैं कि आप बुरा कर्मा कर रहे हैं तो ही आप फंस रहे हैं, जी नहीं। अगर आप अच्छा कर्म भी करते हैं तो भी आप इस कर्म के एक सर्कल में आते ही आते हैं। क्योंकि अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको रॉन्ग को फेस करने के लिए भी, उसको रिसीव करने के लिए भी आना होगा। और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा पाने के लिए भी आपको वापस बर्थ लेना ही होगा। तो ये दोनों ही हमें क्या करते हैं ना, कर्म के सिद्धांत में बांधे रखते हैं। तो गुड कर्मास क्या होते हैं फ्रेंड्स? अगर आप सब जानते हैं कि हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। यानी कि अगर आप गुड एक्शंस करते हैं तो रिटर्न में आपको क्या मिलती है? आपको मिलती है ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके डे टू डे लाइफ में। अब वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, अच्छी हेल्थ के फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो सकती है। ये आपको रिटर्न्स मिलते हैं इसके, गुड कर्मा के। और अगर आप बैड कर्मा करते हैं तो बैड कर्मा का भी आपको रिजल्ट मिलता है। और वो बैड कर्मा का रिजल्ट कैसे मिलता है आपको? वो मिलता है सफरिंग के फॉर्म में। ठीक है। अब वो बैड कर्मास हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि ईट पेन फूड, यानी कि पेन वाला फूड खाना। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो क्या है? पेन फूड है। अगर आप किसी भी एनिमल को कट करते हैं तो उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस रहती है, उसके अंदर भी पेन है, फीलिंग्स है। अगर आप उसको कट करोगे तो उसका जो पेन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो भी आप कैच करते हो। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? वो एक निगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो। हम गॉसिप करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को जज करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हम निगेटिव इंफॉर्मेशन किसी के बारे में कलेक्ट करते हैं। जैसे फोन पे बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, किसी के बारे में निगेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। अगर आप उसके बीच में अपने कुछ भी अपने आइडियाज देते हैं, सजेशन देते हैं, जजमेंट करते हैं, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं? आप खुद भी उस कर्मा के साथ में बंध रहे हैं। तो डेली बेसिस पे हम कितनी सारी चीजें करते हैं अननोइंगली, हमें पता नहीं रहता, लेकिन वो एक तरीके का हमारा डेली बेसिस का कर्मा क्रिएट कर रहा होता है। और ये किस फॉर्म में आता है रिटर्न में? जब आता है तो अच्छी हेल्थ ना होना। आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा कि आप लोग कभी कुछ निगेटिव टॉक करते हो या घर में कभी कुछ ऐसा क्लैशेस हो जाते हैं, कुछ घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, तो उसका रिटर्न क्या रहता है? उसका रिटर्न होता है बाद में घर के लोगों की तबीयत का खराब हो जाना या रिलेशनशिप इश्यूज हो जाना। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये होता है आपके बैड एक्शंस का रिजल्ट सफरिंग के फॉर्म में। इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। ये आप जो भी करते हैं डेली बेसिस पे, ये एक बैंक अकाउंट की तरह है।
जो कि आपके बैंक अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है, एक डेबिट और क्रेडिट के जैसा। यानी कि दोनों ही चीजें आपके बैंक अकाउंट में रहती है, आप कुछ भी दोनों को स्टोर करते हो, कभी आप बैंक से क्रेडिट करते हो, कभी आप डेबिट करते हो, तो ये दोनों ही चीजें उस तरह से काम करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सोल क्या होती हैं और उसका मैच्योरिटी का लेवल क्या होता है। बट टाइप ऑफ सोल जानने से पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कर्म के चक्कर में हम सब क्यों बंधे, हमने जन्म ही क्यों लिया। ये चूज भी हमने ही किया है, बर्थ लेने का, ये जर्नी का, लेकिन हमने किया क्यों, आखिरकार हमें क्या करना है जन्म लेकर के, और हम इसमें क्यों फंसे। इस यहाँ पे आपको ये जान करके हैरानी भी होगी, जो लोग नहीं जानते हैं उनको, कि हम बोलते हैं कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने कर्म के चक्कर में बांधा हुआ है, तो नहीं। ईश्वर ने क्रिएशन की एक्सप्लोर करने के लिए, अनुभव लेने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम सोल्स को भी गॉड ने ही क्रिएट किया, और उन्होंने हम सबको अपनी जैसी ही पावर दी कि हम लोग भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ही अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, और ज्यादा सीखने के लिए, और ज्यादा क्रिएशन के लिए हम लोगों ने ही इस सर्कल में आना चूज किया है। तो ये जो सोल्स हैं, जिस तरह से बॉडी की एज होती है, बेबी सोल, इन्फेंट सोल, यंग सोल, इन्फेंट बेबी, और बेबी होते ही छोटा, यंग होते हैं, फिर हम मेच्योर होते हैं, ओल्ड होते हैं, ठीक इसी तरीके से सोल्स की भी एज होती है। यानी कि जब फर्स्ट टाइम कोई सोल ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट होती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट सोल। और हर सोल का जो एज है उसका कम से कम 50 से 100 जन्म का टाइम रहता ही रहता है, क्योंकि उसको लर्निंग करने में, आगे बढ़ने में, मिच्योर होने में इतने जन्म लेने ही होते हैं। तो आज जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, जो इसको अटेंड कर रहे हैं, वो मिच्योर सोल से ऊपर आ चुके हैं। यानी कि आप हम सब मिच्योर हैं, इसीलिए हम आज इस नॉलेज को सुन रहे हैं और ये हम तक आई है। क्योंकि इस लेवल तक आने का मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी 400 या 500 बर्थ्स ले चुके हैं। इतना लर्निंग करने के बाद, इतने लेसन्स को सीखने के बाद हमने अपनी ग्रोथ की है और तब हम यहाँ तक आए हैं। ऑलमोस्ट हम सब अपने 70 to 80% कर्मास क्लियर कर चुके हैं और अब हम लेसन लर्न करने की स्टेज पे हैं, वो भी फुल अवेयरनेस के साथ। इसीलिए ये आज कर्म सिद्धांत शेयर किया जा रहा है आप लोगों के साथ। तो स्टार्टिंग में जो सोल होती है, जब वो बेबी सोल होती है, इन्फेंट सोल होती है, तब वो बहुत ज्यादा निगेटिव कर्मास को क्रिएट करती है। अब बात आती है कि हम निगेटिव कर्मास को क्रिएट क्यों करेंगे, जान करके हम तो अच्छे ही करना चाहते हैं। लेकिन गुड और बैड, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको कब आती है, जब आप मिच्योर सोल में आते हो तब। नहीं तो उससे पहले जो सोल का फोकस रहता है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होने का, उसके पास ये अथॉरिटी आ जाए, वो पावर आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने का रहता है, अपनी सर्वाइवल करने का रहता है, लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है। तो वो सर्वाइवल मोड में रहती है। इसीलिए शुरुआत के इन्फेंट और बेबी सोल्स के टाइम पे वो निगेटिव कर्मास ज्यादा करती है। अगर कोई पर्सन चोरी करता है, डकैती करता है, किसी का मर्डर करता है, लूटपाट करता है, तो उसका मतलब क्या है, वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। यानी इन्फेंट भी हो सकती है और बेबी सोल भी हो सकती है, क्योंकि उसका मेन फोकस क्या है उस टाइम पे, सर्वाइवल, यानी लाइफ को सर्वाइव करना और पावर को कलेक्ट करना। तो उस टाइम पे वो सोच ही नहीं सकती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसको तो उस वक्त जो उसके लिए अच्छा लगता है वो तो वो ही करती है। तो शुरुआत के टाइम पे हम सब इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए हैं। और जो मिच्योर सोल्स होती हैं और जो ओल्ड सोल्स होती हैं, उनका फोकस कहाँ रहता है, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग ले चुकी होती हैं, इतनी नॉलेज ले चुकी होती हैं कि अब इस स्टेज पर आने के बाद वो अपने निगेटिव कर्मास को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब सोल होती है तो वो समझ ही नहीं सकती है कि निगेटिव कर्मा क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, मैं क्यों फंसा इसमें, मैं क्यों अर्थ पे आया, या भगवान ने मुझे बर्थ दिया है तो क्यों दिया है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब।
तो ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको मैच्योर सोल में आने के बाद ही आती है। तो अगर आपको डर लगता है भगवान से, तो आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से आपको प्यार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया है और अपनी जैसी ही पावर दी हुई है। हमें अगर डरना चाहिए तो सिर्फ अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कोई और हमें जज नहीं करता, हम खुद ही अपने आप को जज करते हैं। और अपनी लाइफ में हम, चाहे वो सफरिंग हो चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, हम खुद ही चूज करते हैं। तो यानी कि हमारी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी अपनी खुद की है। तो जैसे जैसे सोल ओल्ड सोल में आती है, तब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाती है। स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, स्पिरिचुअल लॉस को समझना, आध्यात्मिकता को बहुत डिटेल में जानना, और वो रिलीजियस को धीरे धीरे छोड़ करके स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू कर देती है। वो समझ जाती है कि ये सारी चीजें जो भी है, कि आज मैं किसी और धर्म में हूँ, पास्ट लाइफ में मैं किसी और रिलीजन में, मैंने धर्म में बर्थ लिया था, ये तो एक सर्कल है जो चल रहा है। मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है सोल का इवोल्यूशन होना, उसकी ग्रोथ होना, उसको स्पिरिचुअली आगे जाना, अपनी जर्नी को अच्छा करना। और उसके बाद फ्रेंड लास्ट में आती है ट्रांसेंडेंटल सोल, यानी कि वो सोल्स होती हैं जो अपना कर्मों का बैलेंस, गुड एंड बैड, उन्होंने बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे जैसे हमने जीरो से स्टार्टिंग किया था ना, जब पहला बर्थ लिया था इन्फेंट सोल का, तो हमारे पास कोई कर्मा नहीं था। हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो हमें जीरो तक ही लेकर के आना है। यानी कि जब ट्रांसेंडेंटल सोल है, वो अपना कर्मा बिल्कुल नील कर लेगी, जीरो कर लेगी, तभी वो यहाँ से फ्री हो सकती है। और जो यहाँ से फ्री हो जाते हैं इस कर्म के सिद्धांत, कर्म के बंधन से, वो ट्रांसेंडेंटल सोल्स कही जाती हैं। और फिर उसके पास फ्री विल होती है। यानी कि जब हम सब लोग ट्रांसेंडेंटल सोल हो जाएंगे, तो हमारे पास फ्री विल होगी कि हम दोबारा अर्थ पे बर्थ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ये पूरी हमारी चॉइस होगी। अगर हम कभी आते भी हैं, डिसाइड भी करते हैं, तो हम ऐसे जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे नहीं आएंगे। हम आएंगे एक मास्टर के फॉर्म में, लोगों को अवेक करने के लिए, लोगों को उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो इस तरह से गौतम बुद्धा हैं, जीसस हैं, वो क्या है, वो भी एक टाइम पे पहले उन्होंने अर्थ पे बर्थ लिए थे। और वो भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद जब वो ट्रांसेंडेंटल सोल बन गई, फ्री हो गई इस चक्र से, तभी वो हम लोगों को बुद्धा के फॉर्म में और जीसस के बर्थ के फॉर्म में हमारे सामने आई थी, हमें गाइड करने के लिए कि देखो ईश्वर ने क्या बनाया है और हम सबको कहाँ जाना है और हम कहाँ अटके हुए हैं, एक तरह से राइट पाथ दिखाने के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कर्मा की कैटेगरीज। यानी कि कर्मा वो नहीं है जो आप डेली करते हो अपने मुंह से बोल करके और अपने कर्म अपने हाथों से करके। कर्मा जो है उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है संचित कर्मा, और सेकंड है प्रारब्ध कर्मा, एंड थर्ड है क्रियामना कर्मा, एंड फोर्थ है आगामी कर्मा। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, स्क्रीन पे संचित कर्मा की पोटली आपको दिखाई दे रही है। तो संचित कर्मा क्या होते हैं? संचित कर्मा का मतलब होता है कि जब पहली बार आपने बर्थ लिया था इस अर्थ पे, फर्स्ट इनकारनेट हुए थे, तब से लेकर के अब तक का जो आपका प्रेजेंट टाइम अभी भी जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो, वो पूरा आपका किस में जा रहा है? संचित कर्मा में स्टोर हो रहा है। तो ये हमारा पोर्टली होता है कर्मों का, बैलेंस का, गुड एंड बैड का, जो संचित कर्मा में आता है। अब उसके बाद आता है फ्रेंड, सेकंड आता है प्रारब्ध कर्मा। जो प्रारब्ध कर्मा है, जब कोई सोल बर्थ लेती है, तो बर्थ लेने से पहले उसकी प्री प्लानिंग होती है। बर्थ लेने से पहले भी हम प्लानिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो वो प्री बर्थ प्लानिंग है, बहुत डिटेल का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब कोई सोल अर्थ पे रीइंकारनेट होती है, तो उससे पहले वो अपने कुछ कर्मास को साथ लेकर के आती है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। इसमें बैलेंस होता है अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, दोनों का। क्योंकि अगर हम बुरे कर्मा को लेते आएंगे तो हम जी नहीं सकते,
हमारा अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा और हम कोई रॉन्ग स्टेप भी ले सकते हैं, हम सुसाइड का भी ले सकते हैं। तो इसलिए क्या करती है एक सोल, एक गुड एंड बैड दोनों कर्मा का बैलेंस बना के थोड़े अमाउंट में लेकर के आती है। मान लीजिए आपका 100 है या 80% है, तो आप क्या करोगे, एक टाइम में, लाइफ टाइम में आप 10% या 20% ही लेकर के आते हो कि मुझे इतना इतना ही चाहिए इस लाइफ टाइम में। जब आप बर्थ ले लेते हो, बर्थ लेने से लेकर के जो आपकी समझ डेवलप होती है, तब से लेकर के और जब तक आपकी डेथ होती है, तब तक लाइफ में आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हो ना, जैसे कि एक्टिविटीज में आपको मैं बता ही चुकी हूँ पहले, बोल करके, सोच करके, फील करके, एक्शन के थ्रू, जो भी आप हर पल कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, वो क्रिया माना कर्मा हो रहा है, आप डेली कर रहे हो उसका। और उसके साथ में क्या कर रहे हो आप, अभी का जो कर रहे हो ना, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं आगामी कर्मा। यानी अभी जो आप कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको उसके लिए स्टेप अभी इसी मोमेंट में लेना होगा। इसी प्रेजेंट टाइम में आप क्या सोच रहे हो, अभी से बहुत अवेयर हो जाइए, क्योंकि सोचना बहुत आसान है। हम किसी के बारे में जब निगेटिव सोचने पे आते हैं, बुरा लगता है, तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है, उसका इफेक्ट जब होता है, तो वो हम सहन नहीं कर पाते। तो बेटर है हर पल अपने आप को अवेयरनेस में रखना कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि हम आगे वाले आगामी कर्मा को अपने तरीके से डिजाइन कर सकें, मतलब जो आपको चाहिए आप वैसा कर्म कर सकें। इसके बाद कर्मों की क्या डेस्टिनी है, मतलब कर्म है और डेस्टिनी है, दो चीजें होती हैं मास्टर्स। एक होता है कर्म और एक होता है डेस्टिनी, यानी कि जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी। अब और दूसरा है फ्री विल और है सोल इवोल्यूशन, यानी कि अब ये दो चीजें हैं, एक तो हो गया फ्री विल, एक हो गया सोल इवोल्यूशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत समझने का है कि जो लोग कर्मा में ही बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, जो कर्म तक ही लिमिटेड रहते हैं, जिनको इस कर्म सिद्धांत की और फ्री विल की नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ कर्मा ही करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं रहता कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, किस तरह के एक्शन कर रहे हैं, वो उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका फ्यूचर डिजाइन हो रहा है, कैसे उनका नेक्स्ट जो आने वाला है वो इससे इफेक्ट हो रहा है, या क्यों सफर कर रहे हैं। इन सारी चीजों को इनकी कोई नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर कर्मा का बर्डन रहता है। तो कर्मा के बर्डन की वजह से वो सिर्फ उसको ही फ्री करने में लगे होते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ पाती कि उनको करना क्या है इसका। कुछ लोग देखा है ना, बहुत फंसे रहते हैं अपनी लाइफ में, कोई सिचुएशन आई या कुछ भी, कोई अपनी लाइफ में किसी भी चैलेंज को फेस कर रहा है, तो वो उसी में उलझा रहता है लाइफ लॉन्ग, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो इस बार का मेरा डेस्टिनी ये है, मैं तो भाग्य ही ऐसा लिखा के लेकर के आया हूँ, इसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज की कमी है, और कर्मा का बर्डन इतना ज्यादा है कि वो ऑप्शंस को नहीं देख पा रहा है। मान लीजिए अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, ये उसने चूज किया है, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको करता रहेगा, ठीक है। और अगर उसको ये समझ है कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन से ऑप्शन है जिनसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या उससे बाहर निकल सकता हूँ, तो वो उससे निकल पाएगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं निकल पाएगा। अब आती है फ्री विल की। फ्री विल कब आती है फ्रेंड्स, जब हमारे पास कर्मा कम होता है, यानी कर्मा का बर्डन कम होता है और हमारे पास नॉलेज ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर पाते हैं, हम फ्री विल को यूज कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं फ्री विल को यूज, क्योंकि हम उस अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, उन ऑप्शंस को देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है इसको ठीक करने के। और फ्री विल जो है वो सोल इवोल्यूशन में आपकी हेल्प करता है, यानी कि जब आपको फ्री विल के बारे में पता चलता है, तो एक सोल अपने इवोल्यूशन के लिए अपनी फ्री विल का यूज कर सकती है। अगर वो अपने चैलेंज को उसी टाइम पर स्टॉप करना चाहती है उसको, तो वो स्टॉप कर सकती है, और अगर वो उसको चेंज करना चाहती है तो चेंज करने की पावर भी उसको आ जाती है। तो इसलिए फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा और फ्री विल दोनों कनेक्टेड है।
कार्मिक स्टोरेज इन बॉडी लेयर्स। यहाँ पे इस चीज को और जानने की जरूरत है कि जो भी हम कर्म करते हैं आखिरकार वो देख कौन रहा है। हम कहते हैं ना, किसने देखा तो है नहीं हमें कुछ करते हुए, तो किसको क्या पता चल रहा है हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ आपको ये जानने की जरूरत है कि हर एक थॉट, हर एक मोमेंट में आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे मैंने आकाशीय रिकॉर्ड को मेंशन नहीं किया फ्रेंड, मैं उसको भूल गई हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब कर्म का सिद्धांत लागू हुआ था पृथ्वी पे और जब हम इनकारनेट हुए थे पहली बार, तब से ही हमारे आकाशिक रिकॉर्ड स्टार्ट हो गए थे। यानी कि हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे एक आकाशीय रिकॉर्ड में इकट्ठे होते चले जाएंगे। और उन आकाशीय रिकॉर्ड में हमारे हर जन्म का लेखा जोखा है कि हर बर्थ में हमने क्या क्या किया है। और हम जो डेली बेसिस पे भी करते हैं ना, गुड एंड बैड, वो डेली का डेली आकाशीय रिकॉर्ड में जमा हो जाता है। अब वो होता किस टाइम पे है, जब आप रात में बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, चाहे वो 10 मिनट की ही हो। अगर आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी एस्ट्रल बॉडी के थ्रू वो सारे के सारे जो आपने एक्शन किए हैं डेली के, वो आपके आकाशीय रिकॉर्ड में इकट्ठे हो जाएंगे। आप वहां जा करके, मिल करके या किसी भी तरीके से वो एक मेन टाइम होता है, उसी टाइम पे वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, ये 7 टाइप ऑफ बॉडी होती है। ये टॉपिक भी बहुत डिटेल में है, ये भी आपको ज्ञान भारत जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें आपको 7 बॉडीज करके डालेंगे तो मिल जाएगा। आप इसको अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। यहाँ मैं आपको 3 बॉडीज के बारे में ही बताऊंगी। बॉडी लेयर्स में एक आता है आपका फिजिकल बॉडी जो आपको दिख रही है। तो इसके अलावा, फिजिकल बॉडी के अलावा हमारी एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी होती है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, एक गोंद के जैसे चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ आपस में। जो हमारी 7 लेयर्स हैं जो बनाती हैं, वो गोंद के जैसे चिपकी रहती हैं। मतलब हमारे अंदर ही सारी चीजें रहती हैं जो स्टोर होती रहती है। एक बोल सकते हो कि गॉड ने कंप्यूटर की से चिप रहती है ना, ऐसी एक चिप है सोल नाम की जो हमारे अंदर है, या हम खुद ही सोल है जब हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, अवेकनिंग में जब आते हैं तो वो सारा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तो हर बार जब भी आप इस अर्थ को छोड़ करके जाते हैं, जब भी आपकी डेथ होती है, उस टाइम पे आपकी एस्ट्रल बॉडी वो सारे सीड्स को ले करके जाती है जो भी आपने अब तक किया है। और आपकी जो एस्ट्रल बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके नेक्स्ट बर्थ में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी जो कॉजल बॉडी होती है उसमें हमारे सारे संचित कर्म रहते हैं, जितने भी हमने अब तक इकट्ठे किए होते हैं वो संचित कर्म हमारे कॉजल बॉडी में रहते हैं। और जब तक हम अपने कर्मा को बैलेंस नहीं कर लेते हैं, ये हमारे उसके अंदर स्टोर होते ही रहते हैं। तो ये हमारे बॉडी के साथ, सोल बॉडी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ कर्मा। इसमें भी कुछ टाइप हैं। जैसे फिक्स्ड कर्मा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिक्स्ड कर्मा का मीन्स होता है दृढ़ कर्मा, यानी कि जो कर्मा दृढ़ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये ऐसे कर्मा होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने या किसी ने भी, मान लीजिए कोई इस लाइफ टाइम में चूज करता है कि उसको सिंगल पेरेंट बनना है, तो वो भी आपका कैसा है, इसी में आता है दृढ़ कर्मा में, जो कि आप अपने संचित कर्मा में से लेकर के आते हैं अपने प्रारब्ध में। इनको हम बदल नहीं सकते। मान लीजिए किसी पर्सन का कोई बॉडी पार्ट नहीं है, तो वो भी क्या है, उसका दृढ़ कर्मा है जिसको हम नहीं चुका सकते या हम जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो होते हैं कर्मा, वो हम चेंज नहीं कर सकते। किसी के मान लीजिए बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, तो वो भी सोल ने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं ऐसे बर्थ लूंगी कि मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे या बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे। तो वो भी आपका क्या होता है, दृढ़ कर्मा होता है। अब इसके बाद आता है फिक्स्ड और अनफिक्स्ड कर्मा, यानी दृढ़ और अदृढ़ कर्मा, यानी कि मिक्स रहता है इसमें। इसमें क्या है, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आप फेस करते हो, अगर आप राइट एफर्ट लगाओ, अपनी फ्री विल को यूज करो सही तरीके से, तो आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी ने इस लाइफ टाइम में फाइनेंशियली
फेसेस को, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज को फेस करने का चैलेंज लिया है, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसके पास में अवेयरनेस होगी और फ्री विल पता होगी, तो वो अपने राइट एफर्ट से क्या करेगा, अपने जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे उनको सॉल्व कर लेगा, उनको ठीक कर लेगा। इसी तरीके से फ्रेंड डिसीज होती है। डिसीज भी हम क्या करते हैं, अपने प्रारब्ध कर्मा में चुन करके लेकर के आते हैं। अगर आज किसी को कोई भी बीमारी है तो वो अचानक यूं ही नहीं आ गई है, आप उस बीमारी को अपने प्रारब्ध कर्मा में लेकर के आए हैं। लेकिन वो दृढ़ और अदृढ़ दोनों ही हो सकती है। अगर आप सही तरह से अपनी लाइफ स्टाइल रखते हैं और आप अपनी फ्री विल को यूज करते हैं और आप ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं, मुझे ये बीमारी को ठीक करना ही करना है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए एक लड़की है जिसको कैंसर हुआ है। अब जो कैंसर हुआ है उसको, वो उसने ऐसे चूज किया था कि वो एक ऐसी फैमिली में बर्थ लेगी जहां पे उसको अब्यूज किया जाएगा, जहां उसके पेरेंट्स हैं, उसकी मदर है, उसको हर वक्त निगेटिव ही बोलते रहते हैं और उसको ऐसा फील कराते हैं कि उसकी इस अर्थ पे या उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इस तरह का प्लान करके आती है, तो अब ये प्लान करके आई है कैंसर, लेकिन अगर वो खुद पे वर्क करती है, सेल्फ लव करती है, ठीक है, और अपने आप को ये बिलीव दिलाती है कि वो इम्पोर्टेंट है और अपने ऊपर वर्क करती है, अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर वर्क करती है और सारी चीजें जैसे कि एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, इन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आती है और अपनी नाराजगी खत्म करती है, लोगों को माफ कर देती है, तो वो चॉइस है, वो अपने कैंसर को उस तरीके से हील कर सकती है। अब आता है अदृढ़ यानी कि अनफिक्स्ड कर्मा। ये कोई जरूरी नहीं होता है आप लेके आते हैं, पर डे टू डे लाइफ का भी हो सकता है। आपके पास पूरी चॉइस रहती है कि आप इसे किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जॉब है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहां आपको पसंद नहीं है या बॉस के साथ रहना पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस जॉब को स्विच कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके लिए उस टाइम पे चाहे दूसरी जॉब मिले या नहीं मिले, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए और दूसरे ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड सर्कल है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अभी अच्छा नहीं है और आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है, आप उसमें उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ न्यू चीजों को ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ये अदृढ़ कर्मा होते हैं। अब आता है फ्रेंड्स कि हम अपने कर्मा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। कर्मा को बैलेंस करने से पहले एक चीज और समझने की है कि जब कोई पर्सन इस अर्थ को छोड़ करके जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, यानी कि सूक्ष्म लोक में। वो एक ऐसा लोक होता है जो कि इच्छा लोक होता है, यानी कि वहां पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप कुछ भी इमेजिन भी करते हो तो आपकी इमेजिनेशन से ही वो सच हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या है, जो ऐसी सोल्स होती हैं जो मिच्योर नहीं हुई होती हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करती हैं, वो अपनी इच्छाओं की, अपनी डिजायर्स को पूरी करने में उस एस्ट्रल वर्ल्ड में ही अटकी रह जाती हैं और वहीं पे अपनी विशेष को पूरा कर रही होती हैं लंबे टाइम तक। उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है, उनको बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। इस तरीके से जब भी उनको ऐसा लगता है कि वो बोर हो गई है अब इससे और अब उनको आगे जाना है, इसके आगे क्या है, तब वो इनकारनेशन के बारे में सोचती है, उनको पता चलता है इसके बारे में, उनको उनके आकाशिक रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं और फिर वो घबरा जाती हैं और घबराने के साथ साथ वो क्या करती हैं, जल्दी से रीइंकार्नेट होने का डिसीजन ले लेती हैं, जल्दबाजी में लेती हैं, ज्यादा अच्छी प्लानिंग नहीं करती हैं। और वो क्यों करती हैं ऐसा, क्योंकि उनको लगता है अरे बाप रे इतने सारे कर्मा हो गए, मुझे तो जल्द से जल्द बैलेंस करने हैं। तो वो कर्मा को बैलेंस करने के लिए जल्दी जल्दी बर्थ लेती रहती हैं। और इस तरीके से होता क्या है, उनको नॉलेज भी इतना नहीं होता है और वो जल्दी जल्दी बर्थ लेने की वजह से लेती इसलिए है कि वो कर्मा को बैलेंस कर देंगी, लेकिन होता कुछ और है। नॉलेज ना होने की वजह से वो लेके आती हैं 10 कर्मा और यहाँ से लेकर के जाती हैं 20 या 30 और बढ़ा करके लेकर के जाती हैं। ठीक इसी तरीके से जिनको अवेकनिंग रहती है, ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज रहती है, जो मोर अवेकन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं,
वो समझ जाते हैं कि ये कौन सा वर्ड है और उसमें उनको ज्यादा देर तक नहीं जाना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपना बहुत सारा काम अर्थ पे ही अपनी फिजिकल बॉडी में कर चुके होते हैं। उनके अंदर ज्यादा चीजों को कलेक्ट करने की, ज्यादा पावर्स को इकट्ठा करने की, इस चीजों की डिजायर नहीं होती है। उनका मेन होता है लेसन्स को लर्न करना और अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ना, अपनी सोल को उसको क्या बोलते हैं, अपनी सोल को जल्दी से स्पिरिचुअली ग्रो करना। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की जो सोल्स रहती हैं, जब उनको उनके आकाशिक रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग के साथ बर्थ लेती हैं। वो बर्थ लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करती हैं। उनको जितना टाइम लेना होता है वो उतना टाइम भी लेती हैं, और लेट इनकारनेशन लेती हैं, लेट लेती हैं, मतलब जल्दीबाजी में बर्थ नहीं लेती हैं। उनके पास चॉइसेस रहती हैं, क्योंकि उनका मेन जो फोकस होता है वो क्या रहता है, लेसन्स को लर्न करना। और ये हम कब कब कर पाते हैं, जब हमारे ऊपर कर्मा का बर्डन कम होता है। तो इसीलिए कर्मा समझना बहुत बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अवेयरनेस में आए अपने हर एक थॉट के लिए, एक्शन के लिए, कि ये कितना डीप इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में, नॉट फिजिकली, और हमारा नेक्स्ट बर्थ में भी, और हमारे बॉडीज में, जो मैंने आपको बताया एस्ट्रल बॉडीज में कितना इफेक्ट डालता है। तो जितना हो सके अभी हमें इसी टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को लेकर के अपने आप को हमें अवेकन करना है, अपनी सोल को, अपनी सोल लर्निंग के लिए जो भी हमें लेसन सीखने हैं वो हमें उन पे ध्यान देना है और उनको अच्छे से करना है, जिससे कि हम आगे जा करके अपने जो भी हमें बर्थ लेने हैं, हम पूरी अवेकनिंग के साथ, पूरा नॉलेज के साथ और जागरूकता के साथ हम डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे आता है बैलेंस करना कर्मा को। पहला है अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है हम जितना ज्यादा अवेयरनेस में रहेंगे हम उतना ही ज्यादा कर्मों को आगे बढ़ाने से रोक सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसे बुरा ही नहीं करना है, अच्छा भी करना है, तो भी हम उससे डिटैच ही रहेंगे। अगर आप उससे फ्रूट की उम्मीद कर रहे हैं कि ये अच्छा करने के बाद मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप फिर से कर्म में ही बंध रहे हैं। अपने उसके बैलेंस को अपने कर्मा को बैलेंस करने की बजाय उसको बढ़ा ही रहे हैं, गुड पॉइंट्स बढ़ रहे हैं आपके। तो इसलिए पूरा अवेयरनेस के साथ में रहना है हम जो भी करते हैं उसके लिए। अब है इसमें यूजिंग द प्रेजेंट टू बैलेंस योर पास्ट कर्मा। आपका जो प्रेजेंट टाइम है उसको अपने पास्ट के कर्मा को बैलेंस करने के लिए यूज कीजिए। अब पास्ट में आपने क्या किया क्या नहीं किया, अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो भी उसको भूल जाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा याद रखेंगे आप उस इमोशन में फंसे रहेंगे और आप उससे अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं, अपने आप को हील करने के लिए, अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए, आगे देखने के लिए कि आगे और कौन से लेसन्स हैं। अगर कुछ गलत हुआ भी है पास्ट में तो उससे आपको क्या सीखना था, क्या लेसन था जो आपको लेना है आगे की ग्रोथ के लिए, बस उसको सीख करके उसको वहीं पे भूल जाइए। तो आपके पास अगर आपका फ्यूचर को ठीक करने का कोई चांस है तो वो सिर्फ नाउ का है, अभी का है। अभी इस मोमेंट में आप क्या कर रहे हो वो ही आपके फ्यूचर को बनाएगा। अब देखिए, जो आपके दृढ़ कर्मा है या अदृढ़ कर्मा है, वो तो जब तक आपका संचित वाला जो बैलेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि इतनी अवेयरनेस आने के बाद आप फ्यूचर के लिए अलर्ट हो जाओगे कि आप फ्यूचर में और ज्यादा कर्मा को ना क्रिएट करें, आप उसको बैलेंस करने में लगे, ना कि क्रिएट करने में। और है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं किसी भी चीज की, तो आप क्या करते हैं, हमेशा विक्टिम मोड में रहते हैं, कंप्लेंट मोड में रहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया मेरी लाइफ में। तो आप सब लोग इतना समझ गए होंगे कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आज चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो आपके ही एक्शन का रिएक्शन है, आपके ही कॉज का इफेक्ट है। तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई या उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आप खुद ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी जल्दी लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना।
कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब आगे से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ या लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, जो हो गया सो हो गया। और विक्टिम मोड से प्लीज जितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। विक्टिम मोड में ज्यादा देर तक रहने का मतलब है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं और आप अपना जो भी किया हुआ है वो दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो अगर आप दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे उसमें कुछ नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं होना। होना क्या है, जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा और आप अपनी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस में आना। अब इतना समझने के बाद ये चीज तो समझ में आ गई है कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, हमारी वजह से आ रही है, हमने ही चूज की है। और वो चूज क्यों की है, सोल लेसन्स के लिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें। तो आज आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है या जो भी पर्सन है ऐसा जो आपको पसंद नहीं है ना, वो उसको भी आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें सोल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको समझना होगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक लड़की है जिसको आगे अपने लेसन्स लेने हैं, उसको स्ट्रांग बनना है, ठीक है, और उसको करेज चाहिए, उसको बहुत सारी इस तरह की लर्निंग लेनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो वो क्या करेगी, अपने हस्बैंड को ऐसा चूज करेगी जो उसके लिए ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को स्ट्रांग कर सके, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना सके। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हो तो वो क्या है, वो कुछ नहीं है, आपने ही चूज किया है, खुद ही डिजाइन किया है अपनी लाइफ को समझने के लिए, उस लेसन को लर्न करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, जो भी सिचुएशन है जैसी भी है आपको उसको एक्सेप्टेंस में लाना होगा। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो कुछ भी है सब मेरा ही किया हुआ है, चाहे मैंने जान के किया हो या अनजाने में किया हो, लेकिन किया हुआ मेरा ही है। आपकी मर्जी के बिना आपकी लाइफ में कोई एंटर नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में कोई भी है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो क्लोज रिलेशन हो आपके, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, चाहे मदर डॉटर हो, फादर सन हो, जो भी हो, वो सारे के सारे आपकी ही मर्जी से आए हैं, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट है चेंज बिगिंस विद यू। जो भी चेंज लेकर के आना है आपको वो आपसे ही शुरू होगा। अब इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है सामने वाले की वजह से हुआ है, वो नहीं बदलते तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से तो सब कुछ अच्छा रहता है लेकिन सामने वाला पर्सन ही चेंज नहीं होना चाहता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं चेंज होना होता है तो मत होने दीजिए, क्योंकि जब तक का आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है या जब तक आप अपने लेसन को ठीक से नहीं सीख लेते हैं वो अपना रोल प्ले करता ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, चेंजेस बिगिंस विद यू। आपके अंदर से ही चेंजेस स्टार्ट होंगे, तो जो भी करना है आपको ही करना है। आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक रखिए, तो अभी अगर इसका फ्रूट नहीं मिल रहा है तो आगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और अगर कोई सिचुएशन लॉन्ग टाइम से आपके साथ चल रही है तो उसका मतलब यही है कि आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आना चाहते हो, आप सारे चेंजेस बाहर वाले से उम्मीद कर रहे हो। तो जब तक आप खुद के अंदर चेंज नहीं लेकर के आओगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होना है। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन मीन्स आप समझ ही गए होंगे इसके शब्द से, हमें हर किसी के साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो पर्सन अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हमें सबके साथ कंपैशन के साथ रहना है। जितना ज्यादा हम कंपैशन के साथ रहेंगे एक सोल के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तभी आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे आ पाते हो। और वो हार्ट चक्र ओपन करने का जो सीक्रेट है वो आपके इन लेसन से ही आता है, जिसमें कंपैशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आपके अंदर लव होगा दूसरों के लिए, आपके अंदर आत्मीयता होगी, करुणा होगी, उतना ज्यादा आप
लोगों को समझ पाएंगे, उनकी सिचुएशंस को समझ पाएंगे, और आपके लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए भी अगर कोई गलत हो रहा है तो आप उसको माफ कर पाएंगे। तो कंपैशन होना बहुत बहुत जरूरी है। फॉरगिव, ये सोल लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिव करना। यानी कि आपकी लाइफ में अब तक जो भी हुआ है उसके लिए अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो आपको माफ करना होगा, बिकॉज उसकी भी लर्निंग है और आपकी भी लर्निंग है, दोनों लोग लर्निंग स्टेज में हैं। वो हो सकता है कि आप थोड़ा आगे आ गए हो, वो थोड़ा पीछे चल रहा हो, लेकिन हम चल तो एक ही राह पे रहे हैं सभी लोग। कोई किसी चीज को पहले सीख लेता है तो कोई बाद में सीख पाता है। तो जो भी हुआ है उसके लिए फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। जब तक आप फॉरगिव में नहीं आएंगे, आपके साथ सेम जो भी सिचुएशंस है वो आती ही रहेंगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अभी फॉरगिव करके वो लेसन को लर्न करके यही खत्म करना है, या नेक्स्ट आगे अपने आगामी कर्मा में उसको लेकर के जाना है। तो फॉरगिव कर देना ही बेटर है। नेक्स्ट है फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। हम दोनों ही तरीके का सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं ना, या तो हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या फिर हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो जब सोचना ही है तो आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आप अपनी फ्री विल को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। और अगर आप प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहेंगे तो जब एक निगेटिव थॉट को आप कंटिन्यू सोचते ही रहते हैं तो एक निगेटिव थॉट आपको निगेटिव कर्मा को एक्ट करने के लिए आपको प्रेशर करता है। यानी वो निगेटिव थॉट की वजह से ही आप निगेटिव एक्शन कर देते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। सब कुछ लर्निंग है, ये लाइफ टाइम में क्या लर्न करने के लिए आए हैं बस उस पे ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन को सोचिए, प्रॉब्लम को सोचना ही बंद कर दीजिए। तो फोकस ऑन ओनली सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। यानी कि ग्रैटिट्यूड करके आप अपने जीवन को, जो भी आपकी लाइफ है जो आपको मिली है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि ये आपको चांस मिला है सीखने के लिए, सोल की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी है आज आपके पास उसके लिए दिल से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आज है अच्छे या बुरे वो चूज आपने किए, तो उन सबको शुक्रिया कीजिए। अगर कोई आपकी लाइफ में विलन का रोल भी प्ले कर रहा है तो भी उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है आपके लेसन को सीखने के लिए। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आया होता तो आपको जो लेसन सीखने हैं आप वो सीख ही नहीं पाते। तो इसलिए हर किसी को आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक किसी को फॉरगिव करना, ग्रेटिट्यूड में आना, एक्सेप्टेंस में आना थोड़ा मुश्किल है। और इन सबको आसान करने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ लव करना। क्योंकि अगर आप किसी को फॉरगिव करते हो, लेट गो करते हो, एक्सेप्टेंस में आते हो, या फिर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, ये एक तरीके से आप अपनी ही हेल्प कर रहे हो। और ये आप अपनी हेल्प कैसे कर रहे हो, ये आपकी सेल्फ लव हेल्प करता है समझने के लिए। जितना ज्यादा आप खुद से प्यार करोगे उतना ज्यादा आपके लिए लोगों को माफ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि सब कुछ आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए। ये लाइफ टाइम किसके लिए चूज किया है आपने, अपने लिए। अगर कोई पर्सन आपको फिर से परेशान कर रहा है तो जस्ट उसका कर्म है, उसको छोड़ दीजिए। आपको नहीं पता है कि वो सोल लेवल की कौन सी स्टेज पे है। आपको अपना देखना है ना, सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, वो अपनी अलग जर्नी पे है, आप अपनी अलग जर्नी पे हो। बस ये है, कुछ लेसन्स उसको सीखने, कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, कुछ कर्मा का बॉन्डेज है आप लोगों का, इसलिए आप लोग साथ में हो। पर अगर आप इससे फ्री होना चाहते हो तो जस्ट अपना क्लियर रखिए। उसका जो है, जो करना है नहीं करना है, वो सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने आप को बैलेंस रखना, अपनी कर्मा को बैलेंस रखना और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, जिससे कि उसका जो भी आपके साथ कार्मिक बॉन्ड है वो इसी जन्म में खत्म हो जाए। और अगर ये दोनों तरफ से चलता रहेगा ना
थोड़ा उसने दिया, थोड़ा आपने दिया, तो फिर ये आगे और कितने जन्म तक जाएगा वो नहीं पता। तो बेटर है कि उस चीज को यहीं कहीं क्लोज कर दिया जाए। आपको सिर्फ अपने उस पे ध्यान देना है, अपनी सोल इवोल्यूशन पे, क्योंकि उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो वो ऐसा करता ही नहीं। नेक्स्ट, टॉलरेंस। टॉलरेंस का इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉलरेंस भी, कि लाइफ में हर तरह की सिचुएशंस आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हैं अपने आप से, अपने ऊपर से कंट्रोल को हम खो देते हैं। तो जब कंट्रोल को हम खो देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बैड कर्मास को क्रिएट कर रहे होते हैं। पता चलते हम कर्मा को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं और कोई सिचुएशन आई तो हम अपना कंट्रोल ही खो दिए उसमें, तो बैड कर्मा ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजों को सहन करना भी आना चाहिए, टॉलरेंस, जिससे कि आप अपने बैड कर्मास को और ज्यादा क्रिएट ना करो। अभी ये सारी चीजें जो भी है, सेल्फ लव है, टॉलरेंस है, ग्रेटिट्यूड है, इन चीजों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेकर के आना है ना। अभी ये थ्योरी है, आपने इसको समझ लिया, सुन लिया, लेकिन आपको इसको अपनी विजडम बनाना है, आपको इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट में लेकर के आना है। तो इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करता है। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आपकी अवेयरनेस का स्केल हाई नहीं होगा। और जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आओगे कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में कौन सा एक्शन ज्यादा ठीक रहेगा, तब तक आप इन चीजों को बैलेंस नहीं कर सकते। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉलरेंस में नहीं है तो आपसे बैड कर्मास ज्यादा क्रिएट होंगे। और जब तक हम अपने कर्मास को बैलेंस नहीं कर देते हैं, इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा आती ही रहेंगी। तो ये लेसन्स बहुत हेल्प करते हैं हमें और नए कर्मास को बनने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम मेडिटेशन डेली करते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस है फुल अवेयरनेस में रहना, यानी कि अपने हर एक थॉट के लिए आपको माइंडफुल होना है। जैसे हम मेडिटेशन में अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, ऐसे ही हम जब ओपन आईज के साथ में प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जो है सिर्फ उसमें ही अपना ध्यान देके कोई काम करते हैं। और अगर आपके माइंड में किसी के लिए कोई थॉट आ भी रहा है तो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर कोई फीलिंग आ रही है तो आप फटाफट से उसको कैच कर सकते हो कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है। तो जब आप इस तरह का माइंडफुलनेस में आओगे तो आपके लिए अवेयरनेस में आना बहुत इजी हो जाएगा। और माइंडफुलनेस में आने के लिए मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। तो जितना ज्यादा हम माइंडफुलनेस के साथ में रहेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे एक्शंस हमारे नॉलेज में रहेंगे। हम अनजाने में या फिर अननोइंगली ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमें ना पता हो। सारी चीजें आपको पता रहेंगी कि आप कब क्या कर रहे हो, और आप अपना कंट्रोल भी नहीं खोगे। और इसके साथ साथ आप एक बड़ी पिक्चर को देख पाओगे जब आप माइंडफुलनेस के साथ में रहोगे, कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की बिगर पिक्चर क्या है। आप जितनी जल्दी बिगर पिक्चर को देखोगे, सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और उसको मैनेज करना भी इजी हो जाएगा। नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि नॉन वायलेंस का दो तरीके से है। एक तो है कि हम किसी दूसरे के ऊपर वायलेंस होते बोल करके, या तो फिजिकली होंगे या फिर मेंटली होंगे। तो किसी भी तरीके का हमें नॉन वायलेंस नहीं करना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें नॉन वायलेंस में आना है, सॉरी। तो हम किसी भी अपने शब्दों से, अपने सोच से, अपने कर्मों से अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ भी हमें वायलेंस में नहीं आना है। और जो भी एनिमल्स पे, प्लांट पे, इन चीजों पे भी जो वायलेंस दिखाते हैं, उनको मारते हैं या उनको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक तरह का आपका वायलेंस में ही आता है। तो नॉन वायलेंस में हम जितना ज्यादा रहेंगे, हमारे कर्म जल्दी बैलेंस होंगे। पर्पस एंड यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है? आपने बर्थ क्यों लिया है? क्या सिर्फ इसी तरीके से बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए और अपनी जैसे लाइफ चल रही है, एक दिन ऐसे ही हम
चले जाएंगे, डेथ हो जाएगी, फिर दोबारा आएंगे, क्या इसी सर्कल में घूमने के लिए ही हमने बर्थ लिया है क्या? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पल आपने अपने आप से क्वेश्चन किया और आप इसका आंसर ढूंढने में लग गए, उसी पल आप फुल अवेयरनेस में आ जाओगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और आप अपने पर्पस को जब पूरा करोगे, आपको पता चलेगा, तो आप कर्मास को बैलेंस करने में बहुत आगे हो जाओगे। आपके कर्मा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बैलेंस होने लग जाएंगे। तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मेरा प्रेजेंटेशन था जो मैंने आप लोगों को अभी शो किया। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम इन चीजों को समझ सकते हैं। नीता मैम, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। यस यस यस, स्क्रीन बंद कर दो। थैंक यू, बहुत बहुत प्यारा तरीके से आपने समझाया, बहुत Thank अच्छे you, से ma'am. पॉइंट्स बताए। और जो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की बात कर रही थी, उसी के ऊपर सारा का सारा ये कर्म सिद्धांत टिका हुआ है। आप जितने अवेयर होते जाएंगे अपने बोलने के, अपने करने के, अपने सोचने के, आप बैड कर्मस कम करते जाएंगे। हम मेडिटेशन में बर्न तो करते ही हैं अपने कर्मास, क्योंकि हर कर्मा हमारे एथरिक बॉडी में, चक्रा में स्टोर्ड रहता है सीड्स के रूप में। पर उसका डबल फायदा ये होता है कि मेडिटेशन के द्वारा बर्न भी कर रहे हैं और अपनी अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। बिना मेडिटेशन के माइंडफुल रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कुछ एक लोग रहते हैं जो बिना मेडिटेशन के भी पूरे समय माइंडफुल रहते हैं, पर हम जैसे लोगों को मेडिटेशन ज्यादा हेल्प करता है। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, माइंडफुल रहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इतने अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बताया, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, हर चीज इन्होंने कवर किया। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मैं सोचती हूँ कि छूट गई हो। और मेडिटेटर लोग के लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कर्म सिद्धांत को अच्छा समझना, क्योंकि जब तक कि अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं और इस सत्य के प्रति नहीं है अवेयर, तो ठीक है। पर यदि आप ध्यानी बन गए हैं और कर्म सिद्धांत समझ गए हैं, तो आपका अगर एक बैड कर्मा भी होगा तो उसकी इंटेंसिटी, उसका डायनेमिक्स बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अनजान रह के बुरे कर्म करने में इंटेंसिटी आपकी कम रहती है, पर जान जाने के बाद फिर वही काम करने से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी का मतलब आपके दृढ़ कर्म और स्ट्रांग होते जाएंगे, जो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहिए। मैं भी अवेयर रहती हूँ, पर फिर भी इंसान बहुत सी गलतियां होती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ मैम, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि Yes. अगर कर्म सिद्धांत को एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर समझना है, जैसे केस स्टडी रहती है ना, केस स्टडी के थ्रू अगर और डिटेल में समझना है तो कर्म सिद्धांत बुक को जो पत्री सर की है उसको पढ़ना बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें काफी सारी केस स्टडीज को डिस्कस किया गया है कि किस किस सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, और जो हम करते हैं वो हमारे नेक्स्ट रीइंकार्नेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने कुछ बहुत बेसिक से जो पॉइंट है जो क्लियर करना जरूरी है कर्मा को लेकर के, उसको एक्सप्लेन किया है। तो केस स्टडी के लिए बुक रीड करना इंपॉर्टेंट है, या फिर एक अलग से सेशन रखते हैं सिर्फ केस स्टडीज के लिए। यस यस, एज यू विश। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं।